बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। मरियम नवाज ने खुलकर एतराफ कर लिया, कहती हैं कि नून लीग के मुखालफों को उसकी ताकत का इदराक है, अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को ही नहीं है। आज भी कुछ लोग हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी उठ की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इमरान शफकत से। इमरान, बताइएगा मजीद क्या कहा मरियम नवाज ने? इजलास था आज फैसलाबाद डिवीज़न के तंजीमी अमूर, वो ज़ेर बहस आए। मरियम नवाज़ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने सदारत की, तो इसमें मरियम नवाज़ की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया कि कुछ लोग अपने ही हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए की समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि आज जो मुखालफिन हैं उनको भी नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून का जो ताकत का, वोट का और खिदमत का बयानिया है उसका इदराक है, मुखालफिन भी इसको समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे वो अपने ही मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। साथ ही साथ इस बात का उन्होंने भी कहा कि अपने लोग जो मुस्लिम नून के लोग हैं वो हमसे डर रहे हैं और हम लोग उनसे डर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जब शहबाज शरीफ रावलपिंडी वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की थी, वहाँ पर ख्वाजा आसफ ने ये बात का भी इतराफ़ किया था कि जो झगड़ा है वो वर्कर्स में नहीं है, क़यादत का झगड़ा है। जबकि इससे कबल जितने मुस्लिम लीग नून के इजलास हुए तंजीमी, वहाँ पर मरियम नवाज़ इस बात की यकीन दहानी कराती रही जो शुरका थे तंजीमी इजलासों में शिरकत के लिए आते थे उनको, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, जमहूरी इख्तलाफ होता रहता है। तहम आज बाकायदा तौर पर उन्होंने इतराफ़ किया कि कुछ लोग अपने हैं जो उनसे भी डर रहे हैं, और मरियम नवाज़ ने इस बात का इशारा दिया कि वो भी, क्योंकि नायब सदर हैं और नवाज़ शरीफ की जो तर्जुमान के तौर पर भी उन्हें लिया जाता है कि जो बयानिया नवाज़ शरीफ का है वही बयानिया मरियम नवाज़ आगे लेके चल रही हैं। उसी बयानियों को उन्होंने कहा कि हमें भी डर है अपने ही कुछ लोगों से। ख़ास तौर पर यह इशारा उन लोगों की तरफ था जो मुफाहमत पर यकीन रखते हैं, और मज़ाहमत और मुफाहमत का बयानिया, इसमें जो कन्फ्यूजन थी आज सबके सामने वाज़िया कर दी गई। जबकि मरियम नवाज़ ने साथ इस बात का भी इशारा दिया और बात को डिनाई भी किया कि जो मुफाहमत और मुज़ाहमत की कन्फ्यूज़न है ये दुश्मन की तरफ से फैलाई जा रही है। दुश्मन चाहता है कि जो कारकुन है वो इस मुज़ाहमत और मुफाहमत के जो बयानिया है इसमें अटक जाए, लेकिन ये और इस बात की भी उनको तस्दीक कराती रही कि वो इनकी जो बातें हैं, जो मुज़ाहमत मुफाहमत का बयानिया है, इसको भी कान ना धरे जाए। सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके सदर हैं, कायद हैं, उनके बयानिए की तरफ जाया जाए। खिदमत और वोट का जो बयानिया है उसको ज़रूर ज़हन में रखा जाए, दुश्मन के जो लोग जो उनके मुखालफिन हैं उनकी बातों पर तवज्जो ना दी जाए। जबकि इसके कबल जो सीनियर लीगी रहनुमा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि पार्टी में मुख्तलिफ बयानिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सीनियर लीगी रहनुमा भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। बिल्कुल इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रही, इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, मुस्लिम लीग नून में जो इख्तलाफात थे वो खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने अब खुलकर एतराफ़ कर लिया है। उनका कहना है कि नून लीग के मुखालफों को तो उसकी ताकत का इदराक है, लेकिन अगर इसकी समझ नहीं है तो मुस्लिम लीग नून के ही कुछ लोगों को नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मीम लीग ने खुल के एतराफ़ कर लिया कि मीम लीग और नून लीग से शीन लीग और हेल लीग जो है वो डर रही हैं, और शीन लीग और हेल लीग से जो है वो मीम लीग और नून लीग डर रही है। अब पीछे रहा क्या, पहले आज से 3 दिन पहले जनाब एक्सटेंशन के इशू के ऊपर जो है वो हेल लीग और शीन लीग जो है वो नून लीग और मीम लीग के मत्थे लगी हुई थी। तो कहने का मकसद ये है, ये आपस में लड़ने लगे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इनका पाकिस्तान के अंदर ना दिल लग रहा है ना दाल लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रही ये करे तो करे क्या। आपस में इनके बयानिए नहीं मिलते। ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और जितने इनके बाकी जो सेकेंड ईयर की लीडरशिप है वो भी मुख्तलिफ जनाब ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। लेकिन ये बढ़ के इस तरह मार रहे हैं जैसे कोई जरा PTI जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तबाह बर्बाद ये हो रहे हैं और होंगे, और अगले 1.5 साल में आप देखिएगा इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या के मज़दार, आपको सारी चीज अच्छा फयाजुल हसन चौहान साहब, जमहूरी इख्तलाफ का तो जिक्र करती रही हैं मरियम नवाज, लेकिन यहाँ तो मरियम नवाज ये एतराफ़ कर रही हैं कि नून लीग को ही बयानिए की समझ नहीं आ रही। अब वो कह रही है ना कि मीम लीग नून लीग से हे लीग और शीन लीग खौफजदा है, और शीन लीग और हे लीग से
नून लीग और मीम लीग खौफजदा है। ये तो मान लिया ना उन्होंने, ये डरने लगे हुए आपस में। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज से नवाज शरीफ और बेगम सफदर रहमान डरी हुई हैं, बेगम सफदर रहमान और नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ और आपके हमजा शहबाज डरे हुए हैं। हर एक की अपना अपना इक़्तिदार की जंग है। अब शहबाज शरीफ बेचारा कब तक 35 साल से जो है वो चीफ मिनिस्ट्री कर करके थक गया, वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है, वो पार्टी का लीडर बनना चाहता है। उसका भाई उसको पार्टी का लीडर नहीं बनने दे रहा, उसकी भतीजी उसको पार्टी का लीडर नहीं बनने दे रही। वो कर चला की भतीजी जो है ना वो भाई चला चचा को आंखें दिखाती है। जिस चचा ने 35 साल जो है ना जिस तरह किस तरह भी जो है ना वो इक़्तिदार के मजे लूटे हैं। तो भाई यहाँ पे यही तो जगह है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ का राइट है कि वो 35 साल के इक़्तिदार के मजे लूट चुका है, अब वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उसको होना चाहिए। बेगम सफदर रहमान कहती है और नवाज शरीफ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल फयाज साहब, आपकी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, एक दफा फिर से सुनते हैं कि मरियम नवाज ने क्या कहा। शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है, उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। और अब आपको कुछ याद दिलाते हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कुछ रोज पहले समा को खुसूसी इंटरव्यू में यह कहा था कि पार्टी के कुछ लोग असाइनमेंट पर हैं और बयानिए को खराब करते हैं। उन्हें इस बयान पर नून लीग की क़यादत की जानिब से शो कॉज नोटिस भी दिया गया था। बिल्कुल, क्या कहा था जरा सुनते हैं जावेद लतीफ ने। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। वो तहरीक जो है जब किसी फैसला कुन मरहले में आना दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं और वो नई बात कर देते हैं और आप जिसको पकड़ लेते हैं आप लोग, आप फिर कहते हैं कि जनाब बयानिया कौन सा। भाई बयानिया मुझे कोई ये बता दे आज तक कि 3 सालों के अंदर अगर हमारी जमात को समझ नहीं आ रही या हमारी जमात के अंदर 2-4 बंदों को समझ नहीं आ रही तो पूरी पाकिस्तानी कौम का तो वो बयानिया बन चुका है। मियां साहब, ये असाइनमेंट्स किसको मिल रही हैं आपकी जमात बयानिया खराब करने? नहीं, मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे मुंह से ना ही कहलवाएं। वो जो 6-7 लोग हैं वो गलबन मफामत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं, मुफामत वाले कह सकते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, आपने ही ये खुसूसी इंटरव्यू किया था, ये तहलका खेज इंटरव्यू किया था जावेद लतीफ को शो कॉज नोटिस के बाद। अब मरियम नवाज ने भी वही बात कर दी है जो वो कह रहे थे। जी बिल्कुल, शाहजेब वही बात की है और बल्कि उससे थोड़ा सा आगे भी चली गई हैं, लेकिन उनको तो खैर शो कॉज नहीं होगा। जावेद लतीफ को शो कॉज नोटिस हुआ और अब उन्हें मिन्नतें भी की जा रही हैं कि उसका जवाब ना दे। लेकिन एक बात अहम है और वो बहुत बड़ी एक मोहर आज लगा दी है कि बयानिए तो 2 हैं, मुखालफत भी बहुत ज्यादा है पार्टी के अंदर। यानी ये आप समझ लें कि जो मीटिंग्स कुछ रोज से चल रही थी मुख्तलिफ डिवीजन्स की, पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की, आज वो आखिरी मीटिंग है और आज समझ लें कि फट पड़े हैं और मजबूर होकर आज उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे अंदर बिल्कुल ये मामला हैं, लड़ाई है, हमें खुद ही जो है इसका इदराक नहीं है, हमारे अंदर लोग जो हैं वो एक दूसरे से डर रहे हैं। तो बयानिए पे सारी आज की तकरीर जो है मरियम नवाज की वो बयानिए पर है और एक एक फिक्रा बोल रही हैं कि क्या ये बयानिया दुरुस्त है, क्या ये नवाज शरीफ दुरुस्त कह रहे हैं। यानी वो आज सारी तकरीर जो थी पार्टी के अंदर वो असाइनमेंट वाला मुफाहमती ग्रुप जो है उनको वो आज सुना रही थी। और अच्छा बिल्कुल नईम अशरफ भट्ट साहब, जिस तरीके से जावेद लतीफ साहब को शो कॉज नोटिस दिया गया था, उनकी बात को रद्द किया गया था कि नहीं हमारी पार्टी तो एक पेज पर है, तो आज मरियम नवाज ने तो क्लेरिफिकेशन दे दी, तो इनके हवाले से क्या किया जाएगा? कोई शो कॉज इनको भी दिया जाएगा क्या? जी, इनको शो कॉज वैसे तो 1-2 और बातें भी इससे पहले हुई थी, वो इनको क्या देना शो कॉज, बल्कि वो ख्वाजा आसिफ या दूसरे जो हैं उनको नहीं, उल्टा शहबाज शरीफ नाराज हुए और उनके नाराज होने पे जावेद लतीफ साहब को शो कॉज हुआ। हालांकि ये मामला शुरू ही
शहबाज शरीफ साहब ने खुद किया था जब उन्होंने कहा मैं भाई के पांव पकड़ लूंगा मुफाहमत के लिए, और उसी बात को जावेद लतीफ कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना तमीर, अयाज सादिक, ये जब भी ऐसी बात करते हैं ये असाइनमेंट पर बात करते हैं, यानी इन्हें असाइनमेंट मिलती है और आकर ये बयानियां खराब कर देते हैं। आज वही बात मरियम नवाज कह रही हैं, इनको शोकस तो नहीं होना, लेकिन एक बात अब क्लियर हो गई है कि जो मुफाहमत वाले ग्रुप हैं, अब आप देखें कल शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने स्पेशल कहा, मिली गाड़ी में वो जा रहे थे कि आप तो इंटरनेशनल सादक अमीन हो गए वो सारा, और आज सारी तकरीर जो थी वो वही थी कि मुफाहमत वालों को बता रही हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया मज़ामत का दुरुस्त है, यही बयानिया है। आज सारी तकरीर मुफाहमत वालों से थी। और एक बात अहम है जो इंटरव्यू के एंड में अगर आप वो दोबारा नाजरीन को वो दिखा सुना सकें, जब मैंने पूछा कि आप एक बड़ा नाम नहीं ले रहे, आप मुफाहमत वाले अगर असाइनमेंट वाले हैं तो उनके लीडर तो शहबाज शरीफ हैं, तो उस पर जावेद लतीफ साहब ने उस पर ये नहीं कहा कि वो लीडर नहीं है, उन्होंने कहा उनकी राय है, होती है, लेकिन जब नवाज शरीफ फैसला करते हैं तो पार्टी के कारकुन से लेकर सदर तक यानी शहबाज शरीफ उसे तस्लीम करते हैं, यानी मुफाहमत ग्रुप के लीडर शहबाज शरीफ हैं। आज की सारी उनकी जो स्पीच है बयानिए पे है और वो मुफाहमत वालों के लिए सारी स्पीच थी। लगता यही है कि वो शहबाज शरीफ हों, वो ख्वाजा आसिफ हों, अयाज सादिक हों, तो नहीं मशरूफ भट्ट साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से आज इन्होंने ये खुलकर बात की है, क्योंकि इससे पहले जब ये बात करती रही है तो ये यही कहती थी नहीं पार्टी एक पेज पे है, लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो आज क्या डिसाइसिव मूड में थी, आज क्लियर कर दिया? अच्छा, अब आपका बड़ा अच्छा सवाल है। लगता ये है कि हमें कुछ रोज से शायद लग रहा था कि कोई बीच का रास्ता, कोई जैसे कि कुछ रोज पहले सामान्य खबर चलाई थी कि इनमें एक तीसरा ग्रुप भी है कि जो कह रहा है कि ना मज़ामत ना मुफाहमत, आप सीधा इलेक्शन और ये चीजें करें। लेकिन आज मरियम नवाज की जानिब से जिस तरह क्लियर किया गया है उससे ये लगता है कि थोड़ी सी मायूसी भी है, कोई बात या दाल अभी नहीं गल रही, बात नहीं बन रही, अगर जो राब्ते अगर हुए हैं तो वो बात नहीं हुई, शहबाज शरीफ उसमें कोई कामयाबी उन्हें नहीं मिल रही मुफाहमत के लिए। तो आज अब आखिरी रोज था इनकी मीटिंग्स का सिलसिला जो शुरू हुआ था, आज सारा जो बयानिए पे है इसका मतलब यही है कि फिलहाल इनके लिए मुश्किलात हैं और बिल्कुल बिल्कुल नहीं मशरूफ भट्ट साहब, बिल्कुल इनके लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि मरियम नवाज का ये बयानिया जो है इनके लिए खुद मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि जब तक ये बात कहती रहें कि हम एक पेज पर हैं तब तक इनकी पार्टी पार नजर आएगी। लेकिन अब ऐसी क्या बात हुई कि इनको ये बात क्लियर करना ही पड़ गई? क्या सोच रही है नून लीग आगे? एक पेज तो अब काफी पेजेस उसके हो गए हैं, एक पेज के ऊपर के मरियम नवाज ने आज खुद ही काफी उसके टुकड़े कर दिए हैं एक पेज के, इसलिए अच्छा कथा कलामी की माजरत, शेख रशीद साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, जैसा कि आप तो जिक्र करते रहे हैं, अब जो धड़े बन रहे हैं, मीम और शीन की बातें आपने की, अब वो अब दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि मरियम नवाज ने अब एतराफ कर लिया है और साफ साफ कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून को ही आज नहीं पता कि हमारा बयानिया क्या है। देखें, आप अभी देखें, अभी इलेक्शन में वक्त है, ये 4-6 महीने देखें, इनके बयान बदलने हैं, ये 2 की बजाय 3 ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, जरा इंतजार करें। मैं जरा जल्दी कह देता हूँ, मैंने तो 2 साल पहले कहा था कि नून से शीन निकलेगी, शीन से मीम भी निकलेगी, इंतजार करें। और इलेक्शन में ये इनका स्ट्रक्चर, ये ढांचा और ये पार्टी पोजीशन नहीं होगी आपस की जो पार्टी की है, तो दिलचस्प नहीं है। बेचार पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक कलीदी रोल अदा करने जा रहा है और ये अभी तक तालाब की मछलियां पकड़ रहे हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये आपस में लड़ के थक जाएंगे जब इलेक्शन आएगा। तो वेट एंड सी, और ये इंशाल्लाह ग्रुप बने। लेकिन शेख साहब, ऐसा क्या हुआ है कि मरियम नवाज ये एतराफ करने पर मजबूर हो गई हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि सारी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं अब इनके पास? शेख साहब से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और उनका यही कहना था कि इस हवाले से वो काफ़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो पहले भी कर चुके हैं। तो मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर अब सामने आ गए हैं। मरियम नवाज ने खुलकर एतराफ़ कर लिया है और उनका कहना है कि नून लीग के मुखालफों को उसकी ताकत का इदराक है, अगर इदराक नहीं है तो मुस्लिम लीग नून को ही नहीं है, और आज भी कुछ लोग हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि बारिश का ताकतवर सिस्टम सिंध पहुंच गया है। ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, गोरख हिल स्टेशन में बारिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र माहीगीरों ने कश्तियां लंगरअंदाज कर दी हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं इब्राहिम हैदरी में मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, क्या कहना है यहाँ पर माहीगीरों का, और तूफान कब तक मुतवक्के है?
देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद में कराची में फिशरीज़ के मुकाम पर इब्राहिम में और यहाँ से लेकर ठट्टा और बदीन तक जितनी भी साहली पट्टियाँ हैं हमारी, लाखों की तादाद में माहीगीरों की कश्तियाँ लंगरअंदाज हो चुकी हैं और अभी भी आ रही हैं। माहीगीरों का ये कहना है कि अभी भी उनकी 1000 से ज़ायद ऐसी कश्तियाँ हैं जो खुले समुद्रों में हैं और कराची या जो भी साहली मकामात हैं उनकी तरफ उनका रुख है। उनका कहना है कि नेवी वाले और मैरीटाइम सिक्योरिटी वाले माहीगीरों को वापस भेज रहे हैं ताकि समुद्री तूफ़ान के ख़तरात से वो महफूज रह सकें। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये एक डिप्रेशन है जो कराची से 250 किलोमीटर दूर रह चुका है और कल तक ये तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आज रात थंडर स्टॉर्म के साथ बहुत तेज़ बारिश हो सकती है और इस हवाले से जो अर्बन फ्लडिंग के जो इम्कानात और जो खदशात हैं वो पहले ज़ाहिर किए जा चुके हैं। लेकिन मौसम ठंडा हो चुका है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ बूंदाबांदी या बारिश का सिलसिला जारी है और चंद लम्हों चंद मिनटों के बाद ये सिलसिला रुक जाता है। लेकिन तेज़ बारिशों का जो सिलसिला है वो आज रात से मुतवक्के है। माहीगीरों का ये कहना है कि वो 4 दिन तक कैसे गुजारा करेंगे क्योंकि मछली बेच के ही उनका। अच्छा खुर्शीद आलम, ये बताइएगा कश्तियां लंगरअंदाज हुई हैं या नहीं? बहुत बड़ी तादाद में इब्राहिम हैदरी पर, कराची में फिशरीज़ पर और जो सिंध की जो पूरी साहिली पट्टी है जहाँ जहाँ जेटियाँ हैं कश्तियाँ लंगरअंदाज हो चुकी हैं। माहीगीरों की कश्तियाँ अभी भी खुले समुद्रों से वापस आ रही हैं कराची की जानिब या जो भी उनकी साहिली पट्टी है जहाँ जहाँ उनके मकामात हैं। और माहीगीरों के मुताबिक 1000 से ज़्यादा ऐसी कश्तियाँ हैं जो अभी भी खुले समुद्रों में मौजूद हैं जो अभी अपनी साहिली पट्टियों पर नहीं पहुँच सकी हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। कराची में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। राशिद मिनास रोड समेत दीगर मुकामात पर तेज हवा के बायस खंबे गिर गए हैं जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा जमजम सईद से। जमजम, कितने खंबे गिरे हैं और इंतजामिया कहाँ है अब तक? जी देखिए, आज का मौसम तो मुझे बिल्कुल हुकूमती दावों की तरह लग रहा है क्योंकि इस मौसम ने आवाम को परेशान कर दिया। थोड़ी देर में धूप होती है तो थोड़ी देर में जो है वो बादल छा जाते हैं, कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं मौसम खुशगवार हो रहा है। इस वक्त मैं राशिद मिनास रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जब आंधी आई थी, तेज़ हवा चली थी तो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 बिजली के पोल जो है वो गिर गए थे, जिसमें से एक पोल ऐसा था जो रक्शे पर गिरा था और रक्शे पर गिरने के जो है वो रक्शे वाला जो था, रक्षा ड्राइवर, वो जख्मी हुआ था। इतनी ज़्यादा गहरी चोटें तो नहीं आई, अलबत्ता उसके रक्शे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इंतज़ामिया तो हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रही। सुबह से जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला हल्की, कहीं हल्की तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए था कि राशिद मिनास रोड का एक रुख ही कर लेते क्योंकि यहाँ पर इंसानी जी जाने जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। 4 पोल बिजली के गिर जाना कोई बिल्कुल। राशिद मिनास रोड पर तेज हवा के बायस 4 खंबे गिरे हैं और इंतजामिया का अब तक कुछ पता नहीं है। जमजम सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लाड़काना में तेज हवाओं के साथ बरसात का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम को एंजॉय करने के लिए नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे नवीद लाड़ा। जी अपडेट कीजिए नवीद। जी बिल्कुल, लाड़काना शहर समेत ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त बरसात का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है वो हुई है। इस वक्त लाड़काना शहर की ये सूरत हाल है कि नशीबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं क्योंकि ये ज़ोरदार बरसात है और इस वक्त भी उसका सिलसिला जो है वो बरसात का जारी है। गरज चमक के साथ ये बारिश है। इस वक्त मेरे अकब में जो है वो गहरे बादल आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मनचले नौजवान जो है वो मौसम को एंजॉय करने के लिए सड़कों पर जो है वो निकल आए हैं क्योंकि बहुत अरसे के बाद जो है वो लाड़काना में ज़ोरदार बरसात हुई है और भरपूर तरीके से ये मौसम को लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर बात की जाए बिजली की तो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है वो बंद हो चुकी है और नशेबी इलाके जो है इस वक्त ज़ेर आब हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माजी में ट्रांसमिशन लाइनों पर सरमाया नहीं लगाया गया, लाइनें पुरानी होने की वजह से बिजली होते हुए भी नहीं पहुंचा सकते। मुठियारी लाहौर मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी। कहते हैं जैसे जैसे कोरोना का जोर टूट रहा है, सी पैक मंसूबों की रफ्तार में तेजी आएगी और महंगाई का जोर भी टूटेगा। कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। 1% जब लाइन लॉस होता है तो मुल्क को कई अरब रुपए का नुकसान होता है। हमारी ट्रांसमिशन लाइंस बड़ी पुरानी हो चुकी हैं। इतने लाइन लॉसेज हैं कि हमें बिजली होते हुए हम बिजली नहीं पहुंचा सकते लोगों तक। लोग एक तरफ कहते हैं जी आपके पास बिजली है लेकिन बिजली पहुंची क्यों नहीं, लोड शेडिंग क्यों है। लोड शेडिंग इसलिए है कि वो जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, होते हुए भी बिजली हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते।
अब जो अगला हमारा रास्ता है वो है इंडस्ट्री का। तो जब तक वेल्थ क्रिएशन होगी, दौलत में इजाफा होगा ही, तो हम कर्जे वापस करेंगे। कोरोना की वजह से बड़े मसले आए क्योंकि सारी कम्युनिकेशन रुकी एक बार। अल्लाह ने हमें काफी इम्तिहानों में डाला। जब हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई। ये आर्जी तौर पे है। इंशाल्लाह जिस तरह भी वैक्सीन लगती जा रही है और कोरोना का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है, तो उससे इंशाल्लाह सीपैक के भी प्रोजेक्ट्स तेज हो जाएंगे और हमें ये जो भी आर्जी तौर पे मुश्किल पड़ी हुई है महंगाई की, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। एहसन इकबाल ने मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे पर 2013 से काम ना होने का वज़ीर-ए-आज़म का दावा मुज़हका खेज़ करार दे दिया। कहा इमरान साहब कुछ लिख पढ़ भी लिया करें। 2018 में शुरू होने वाला मंसूबा 2013 से सुस्त रवि का शिकार भला कैसे हो सकता है? बोले वो सारा माजी स्याह दिखाकर अवाम से अपनी नालायकी छुपा रहे हैं। ये कहते हैं कि मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन 2013 से सुस्त पड़ी थी, कोई काम ही नहीं कर रहा था। वो वजीर आजम साहब खुदा के लिए कुछ पढ़ लिख लिया करें। इस मंसूबे की बुनियाद मई 2018 में रखी गई और उसके अंदर तय था कि ये सितंबर 2021 तक मुकम्मल होगा। तो आप कैसे कहते हैं कि 2013 से ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़ा था? ये आपकी ज़हन की कैफियत बताती है कि आप सिर्फ ये जानते हैं कि 2018 से पहले आपने हर चीज को स्याह दिखाना है और अपनी नालायकियों पे पर्दा डालना है। वजीर आजम साहब ये भी बताएं कि क्या करप्शन सीपैक के मंसूबों में हुई है या ओवर बिडिंग करके FWO और NLC ने पैसा कमाया है? जब वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तब उसकी हतमी कॉस्ट का पता चलता है। तो वजीर आजम साहब एक तरफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट को जब बिड प्राइस एक नए प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मुल्तान सखर मोटरवे का मंसूबा, हवेलियां था कोट का मंसूबा मोटरवे का, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का गवादर में मंसूबा, चाइना की बराह रास्त इन्वेस्टमेंट है। वजीर आजम बताएं कि उसमें क्या करप्शन हुई है। महंगी बिजली के साथ इजाफी बिलिंग। बिजली कंपनियों ने ओवर बिलिंग पर समाअत के दौरान अपनी गलती तस्लीम कर ली। नेपरा का सार्फिन के नुकसान के अजाले पर जोर। बिजली एक माह के लिए ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया, जबकि मैपको हुक्काम के मुताबिक मई में 31 के बजाय 37 दिन की बिलिंग हुई। इसके साथ साथ सारिफ की यह शिकायत है कि रहीम यार खान में 52 दिन के बिल बनाकर भेजे गए हैं। आपको बताएं कि महंगी बिजली के साथ इजाफी बिलिंग की जा रही है। बिजली कंपनियों ने ओवर बिलिंग पर समाअत के दौरान अपनी गलती तस्लीम कर ली है। नेपरा का सार्फिन के नुकसान के अजाले पर जोर। बिजली एक माह के लिए ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। महंगाई से तंग आवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने एक और पेट्रोल पंप गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोल ₹5.25 फी लीटर, डीजल की कीमत में ₹3.5 फी लीटर इजाफे की सिफारिश की है। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से किया जाएगा। कीमतों में रद्द-बदल का इन्हिसार पेट्रोलियम लेवी और GST पर होगा। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी ₹5.62 फी लीटर है। हुकूमत ने महंगी LNG ऑर्डर रोक दिए। नवंबर और दिसंबर में LNG की दरामद में 50% कमी का फैसला। सर्दियों में बदतरीन गैस बहरान का खदशा पैदा हो गया है। वहाब कामरान की रिपोर्ट में देखिए। अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम डिवीजन की बदनज़मी के बाइस बदतरीन गैस बहरान का इम्कान। बिजली मजीद महंगी होने का भी खदशा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में LNG के सिर्फ 10 कार्गो आएंगे। हुकाम के मुताबिक हुकूमत माहाना औसतन 10 से 12 LNG कार्गो मंगवा रही है, लेकिन LNG की कीमत बढ़ने के बायस नवंबर और दिसंबर में सिर्फ 5 कार्गो बुक कराए गए। इस दौरान फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन बिजली पैदा हो गई, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने अक्टूबर के लिए महंगी तरीन LNG खरीदी। मुआहदे से 2.5 गुना ज्यादा तक महंगी LNG ऑर्डर कर दी गई, जिससे खजाने को एक माह में 91 अरब रुपए का नुकसान होगा। हुकाम ने बताया कि ऑर्डर्स में ताखीर के बायस महंगी तरीन LNG खरीदना पड़ रही है। हुकूमत $15 से $21 तक कीमत के हिसाब से LNG मंगवा चुकी है, जबकि लीगी दौर में औसत इम्पोर्ट कीमत सिर्फ $10 से $12 फी MMBTU थी। डॉलर काबू में नहीं आ सका। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर $170.66 पर पहुंच गया। फिश रेटिंग एजेंसी ने आइंदा साल डॉलर की कीमत $180 तक पहुंचाने की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम।
जी बिल्कुल, देखें डॉलर ने तो बिल्कुल खुला चैलेंज दे रखा है स्टेट बैंक को भी और वजीर ख़जाना शौकत तरीन को भी, और आज भी डॉलर की पेशकदमी जो है वो नहीं रुक सकी है। आज डॉलर ने फिर एक नई रिकॉर्ड सतह पर जाने का जो है वो क्या कहते हैं रिकॉर्ड बना दिया है। आज डॉलर में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की जो कीमत है उसकी में 18 पैसे का इजाफा हुआ और डॉलर जो है वो 170 रुपये 66 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ इंटरबैंक में। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की तरफ में कमी नहीं आ सकी और हमने देखा कि डॉलर वहाँ 50 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 173 रुपये का हो गया। इसी के साथ साथ आज जो है फिच रेटिंग एजेंसी जो है उसने जो है वो क्या कहते हैं अपनी जो डॉलर की फोरकास्ट है पाकिस्तान में डॉलर कहाँ तक पहुँच सकता है, कहाँ तक रहेगा साल भर में, उसके हवाले से उसने जो है उस पर नज़रसानी की और नई फोरकास्ट जारी कर दी है। फिच का कहना है कि डॉलर जो 2022 में पहले उसका ख्याल था कि वो 165 तक रहेगा पूरे साल के दौरान में उसकी एवरेज कीमत, लेकिन इसमें अब उसने 15 रुपये का इजाफा कर दिया है और उसका फिच का कहना है कि डॉलर जो है वो 2022 में पाकिस्तान में जो है वो 180 रुपये की उसकी एवरेज प्राइस रहेगी, जबकि 2021 के लिए जो उसने 158 की पेशगोई पहले की थी 158 रुपये तक रहने की, उस पर भी नज़रसानी कर लिए और कहा है कि डॉलर जो है वो 164 रुपये की एवरेज प्राइस रहेगी 2021 में। और फिच ने ये क्यों किया है? फिच का कहना है कि अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको देखते हुए और अमेरिका की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए जो है वो इस पर नज़रसानी की गई है। जी, और अब आपको बताएं टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। FBR का तारीख में आम तौसी न देने का फैसला, सिर्फ इनफरादी तौर पर ऑनलाइन या तहरीरी दरख्वास्त देने वालों को 15 दिन की मजीद मोहलत दी जाएगी। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को टैक्स दहिंदगान से ताउन की हिदायत कर दी है। रंग में भंग डालने का मुहावरा तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन अब यही भंग मुल्क की मईशत में रंग डालेगी। इस्लामाबाद के इलाके रवात में 1 एकड़ अराजी पर भंग की काश्त के मंसूबे का इफ्तिताह वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने 6 माह में कौमी भंग पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहीर अली। भंग से अब नशा नहीं, जन्म लेगी नई उमंग। भंग की काश्त के जरिए मुल्क की मैशियत में इनकलाब के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के विजन पर अमल दरामद का आगाज। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने रवात के इलाके कल्याम में पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बोले ऐसे मंसूबों से मुल्क की मैशियत में खुशगवार तब्दीली आएगी। इसमें बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन भी होगी और एक बहुत ही हमें फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग भी होगी और साथ ही साथ में हमारा जो वो है इम्पोर्ट बिल है वो भी कम होगा। शिबली फराज ने बताया कि भंग की 1 एकड़ काश्त से 10 लीटर CBD ऑयल पैदा किया जा सकता है। आलमी मार्केट में 1 लीटर की कीमत $10,000 है। जल्द भंग की काश्त को कानूनी शक्ल देने का इंदिया भी दे दिया। नेशनल हेम्प पॉलिसी भी बना रहे हैं, अगले चंद माह में हो जाएगी। बैरूनी और लोकल इन्वेस्टर्स नेशनल हेम्प पॉलिसी में डिफाइन होंगे, उसके तहत वो इन्वेस्टर्स भी बाहर मुल्क के इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं जिन्होंने के बाय द वे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शो की है। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना था कि भंग के एक पौधे से 50 अशिया बन सकती हैं। 4 माह में फसल तैयार हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं कराची में पेश आए सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री केस का चालान समा ने हासिल कर लिया है। चालान के मुताबिक फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। SBCA ने जानबूझकर फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। चौकीदार के पास चाबियां थीं मगर वो झूठ बोलता रहा। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, इस चालान की तफसील बताइएगा। देखिए, जो पुलिस ने अभी तफ्तीश की है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जीने के मकाम पर, जहाँ पे जीना है ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ पर आग लगी थी और वहाँ पर कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी फुटेजेस हासिल नहीं की जा सकी हैं। चालान में बताया गया है कि ये रिहायशी इमारत है और इसका नक्शा भी रिहायशी था, ताहम इसको गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्री में तब्दील किया गया, जिसकी रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी इदारे में नहीं करवाई गई और जो मजदूर काम करने वाले थे उनकी भी रजिस्ट्रेशन किसी सरकारी इदारे में नहीं है। SBCA ने, सिविल डिफेंस ने या फिर KDO काम ने कभी यहाँ दौरा नहीं किया, महकमा लेबर के किसी अफसर ने कभी दौरा नहीं किया। चालान में ये बताया गया है कि ताला बंद था जिस वक्त आग लगी। चौकीदार के पास चाबियां मौजूद थी और लोग उससे चाबियां मांगते रहे मगर उसने झूठ बोला कि उसके पास चाबियां नहीं है। अदालत ने चालान मंजूर करते हुए पुलिस को मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। ठीक है, मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। इरफान, बहुत शुक्रिया।
अदालत ने सानिया मेहरान टाउन में मुजरिमाना गफलत बरतने वाले इदारों के किरदार का तयन कर लिया। रिमार्क्स दिए मुतल्लिका अफसरान शहरियों की हलाकत के बराबर के जिम्मेदार हैं। डिप्टी कमिश्नर खुरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर खुरंगी समेत अहम अफसरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तमाम मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने सानिया मेहरान टाउन में मुजरिमाना गफलत बरतने वाले इदारों के किरदार का तयन कर दिया। उनकी रिमार्क्स थे कि मुतल्लिका अफसरान शहरियों की हलाकत के बराबर के जिम्मेदार हैं। डिप्टी कमिश्नर खुरंगी, एडमिनिस्ट्रेटर खुरंगी समेत अहम अफसरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तमाम मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया। पाक फ़ज़ाइया के 3 एयर ऑफिसर्स को एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में एयर मार्शल चौधरी एहसन रफ़ीक, एयर मार्शल वक्कास अहमद सुलहरी और एयर मार्शल अहमद हसन शामिल हैं। एयर मार्शल चौधरी हसन रफ़ीक ने जून 1989 में पाक फ़ज़ाइया की GDB ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने JF-17 टेस्ट स्क्वाड्रन फ्लाइंग विंग और ऑपरेशनल एयरबेस की कमांड की। एयर मार्शल वक्कास अहमद सुलहरी ने भी जून 1989 में पाक फ़ज़ाइया की GDB ब्रांच में कमीशन हासिल किया था, जबकि एयर मार्शल अहमद हसन ने पाक फ़ज़ाइया की इंजीनियरिंग ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। डॉलर को काबू करने के लिए स्टेट बैंक ने एक और फैसला कर लिया है। 114 लग्जरी अशिया की दरामद पर कैश मार्जिन की शर्त आयद कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी अपडेट कीजिए रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए स्टेट बैंक ने अब एक और फैसला किया है। पहले दरामदात की हौसलाशकी करने के लिए स्टेट बैंक ने जो है वो गाड़ियों की जो है वो फाइनेंसिंग को रोका था, कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे जो है वो सख्त शराइत की थी। उसके बाद अब स्टेट बैंक ने ये फैसला है कि 100% कैश मार्जिन की शर्त आयद कर दी है। 114 अशिया डॉलर को काबू करने के लिए स्टेट बैंक ने एक और फैसला कर लिया। 114 लग्जरी अशिया की दरामद पर कैश मार्जिन की शर्त आयद कर दी गई है। डॉलर को काबू करने के लिए स्टेट बैंक का एक और फैसला सामने आया है। जितने की दरामद करेंगे उतनी रकम बैंक में जमा करानी होगी। कोरोना वबा में 116 अशिया की दरामद पर कैश मार्जिन की शराइत हटाई गई थी। कैश मार्जिन की लाजमी शर्त की फहरिस्त में अशिया की मजमूई तादाद 525 हो गई। कैश मार्जिन जमा कराने से गैर ज़रूरी दरामदात की हौसला शिकनी होगी, ऐसा कहना है स्टेट बैंक का। इसीलिए ये एक और फैसला सामने आया स्टेट बैंक का। डॉलर को काबू करने के लिए स्टेट बैंक ने एक और फैसला कर लिया। और आपको बताएं NCOC की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। NCOC के मुताबिक कल से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अलावा ट्रांसपोर्टेशन में मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। बगैर वैक्सीनेशन वाले अफराद की अंदरूने और बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी होगी। रेलवे के अलावा मोटरवेज और हाईवेज पर सफ़र करने वालों पर भी पाबंदी का इतलाक होगा। वैक्सीनेशन के बगैर कोई मुल्क में ना आ सकेगा और ना ही बाहर जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल में भी नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का उसूल लागू होगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद किसी अजीज रिश्तेदार की शादी में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि NCOC का 12 से 15 साल के बच्चों को स्कूल्स में वैक्सीन लगाने का फैसला पंजाब हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा कि वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी को वैक्सीन नहीं लगा सकते। पहले हम चाह रहे हैं कि हम जरा पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले, उनके साथ इस वक्त बातचीत पहले हो रही है, बिकॉज ये ना हो कि हम उधर वैक्सीन लेके बैठे और लगवाने वाला कोई ना, फिर आप जबरदस्ती तो ये चीज़ नहीं कर सकते ना। स्कूल काउंसिल्स के थ्रू उनको बुला के इस वक्त बातचीत की जा रही है और आपने देखा है कि बच्चों में अभी भी उस तरह की नहीं है इन्फेक्शन रेट या खुदा न खास्ता डेथ रेट और एनीथिंग, अल्लाह ताला माफ़ करे। सो इसलिए अभी भी हम करना तो हमने है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम ज़रा कुछ देर में ज़रा पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले लें। पंजाब भर में डेंगू मच्छर के हमलों के बाद इस्लामाबाद भी डेंगू की जद में आ गया है। तफसीलात दानियाल उमर की रिपोर्ट में। डेंगू मच्छर के वार दिन ब दिन तेज होने लगे। लाहौर में डेंगू के मजीद 167 केसेस सामने आ गए। डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1347 तक पहुंच गई। 26 मजीद तशवीशनाक मरीज दाखिल होने के बाद अस्पतालों में तादाद 115 तक पहुंच गई। हंगामी सूरत हाल पर महकमा सेहत ने एक्सपो सेंटर में डेंगू मरीजों के लिए आर्जी अस्पताल बनाने का फैसला किया है।
जुड़वा शहरों में भी डेंगू के वार तेज हो गए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान 94 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। रावलपिंडी में भी 52 मजीद केसेस सामने आए। वफाकी अस्पतालों में दाखिल डेंगू मरीजों की तादाद 369 तक पहुँच गयी। गुज़श्ता रोज लाहौर के 792 जबकि पंजाब भर के 1366 मुकामात से डेंगू लार्वा तलब किया गया। कसूर, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान से भी डेंगू केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी से रिपोर्टर उमर बिन आसिफ के साथ दानियाल उमर, सामा, लाहौर। इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिल खुराल मसाइल का गढ़ बन गई। 4 साल से पानी की फराहमी बंद है। 40,000 से जायद की आबादी टैंकर माफिया के रहमो करम पर है। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गटर उबल रहे हैं। मैं हूँ खुदा यार, मेरा ताल्लुक है इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिल खुराल से। जगह जगह कूड़े की ढेर, सफाई की नाकिस इंतजामात, टूटी फूटी सीवरेज लाइन्स, उबलते गटर, निकासी का मुसीदा निजाम और तफन से जीना दोबार। विफाकी दरअल हुकूमत में कोराल की सड़कें टूट फूट का शिकार है। ना पीने की पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट, ना ही कोई पब्लिक पार्क। अबतर मसाइल ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। शिकायत करे भी तो किससे? ना साबित हुकूमत के वादे पूरे हुए, ना मौजूदा हुक्मरानों की दावे। कुराल वालों की आवाज आखिर कब सुनी जाएगी? कौन हल करेगा कुराल की बुनियादी मसाइल? और अभी आपको बताएं कि उमर शरीफ की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें फिलहाल जर्मनी के अस्पताल में ही रखा जाएगा। डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि उन्हें अमेरिका भेजा जा सकता है या नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। जर्मनी में मौजूद है सहाफ़ी शम्सुल हक। क्या कहना है डॉक्टर्स का? उमर शरीफ साहब जर्मनी के शहर न्यूनबर्ग में एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर दाखिल हैं और अभी बताया जा रहा है कि तबीयत उनकी काफी बेहतर है, क्योंकि अचानक उनको बुखार हो गया था और तबीयत उनकी दोबारा डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से उस वक्त जो डॉक्टर मौजूद थे एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने यही फैसला किया कि फिलहाल उमर शरीफ साहब को हम अमेरिका नहीं भेजेंगे। अभी हम इनको यहाँ पर न्यूनबर्ग जर्मनी में ही इनका इलाज करेंगे, क्योंकि यहाँ से अमेरिका का भी सफर 8 से 9 घंटों का है। तो अगर वो डॉक्टर ये फैसला करेंगे जी ठीक है, अब इनकी तबीयत ठीक है और ये आप सफर करने के काबिल हो चुके हैं, तो फिर वो यहाँ से इनको अमेरिका आप जाने देंगे। अगर उमर शरीफ साहब की तबीयत यहाँ पर ठीक रही और इनका जो मसला है यहाँ पर ठीक रहा और घर वाले फैमिली भी, उनकी वाइफ भी ठीक है और उनके जो लोकल डॉक्टर है वो भी इस बात को समझे कि यहाँ पर अच्छा बेहतर इलाज हो रहा है, तो हो सकता है उमर शरीफ साहब को अमेरिका जाना ही ना पड़े, क्योंकि जर्मनी में भी दुनिया का हर इलाज मौजूद है। तो वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।